एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 10 सीटेड साइंस पेपर 2 के PYQs। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन की तरह रहेगा। आप मुझे कमेंट करके अंत में बता सकते हैं कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके कितने सही हुए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का वो है, अ टॉय कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो एक टॉय कार है जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और उसकी स्पीड क्या है कि वो हर एक सेकेंड में 6 सेंटीमीटर की दूरी कवर कर रहा है एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर अ मिनट। सो 1 मिनट बाद वो रुक जाता है। हाउ फार हैज इट ट्रेवल्ड। सो उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि 1 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो हम 60 सेकेंड्स का निकाल लेते हैं। 60 सेकेंड्स में उसने कितनी दूरी तय की होगी? 6 सेंटीमीटर इंटू 60 हो जाएगा। सो यहाँ पर उसने कितनी दूरी तय की? 6 इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू 360 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि यहाँ पर दिया गया है। क्लियरली समझ में आया? अगर जो टॉय कार 1 सेकेंड में वो 6 सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है तो 60 सेकेंड्स में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो जो 1 सेकेंड में उसने कवर किया उसके साथ हमको 60 को मल्टीप्लाई कर देना है ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमको 1 मिनट में पूछा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमको सेकेंड्स में उसका स्पीड बताया गया है, तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वैसे करने से हमको उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो मिल जाता है, दैट इज 360 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल बॉल इज कैलकुलेटेड टू बी 25 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम यहाँ पर बताया गया है 25 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो वेट है इन एयर वो कितना बताया गया है? 30 ग्राम। विल दिस बॉल फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्या ये बॉल तैरेगी या डूब जाएगी पानी में? तो सबसे पहले हम पानी की जो डेंसिटी है वो लिख लेते हैं। पानी की डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा इस बॉल की डेंसिटी हुई तो वो डूब जाएगी, और कम हुई तो वो तैरेगी। तो हम डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। सो मास यहाँ पर हमको 30 बताया गया है और यहाँ पर इसका वॉल्यूम हमको बताया गया है 25, राइट, 25 सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सो 30 है, यहाँ पर 25 है, सो 25 वन ज़ा 25। सो यहाँ पर 10 माइनस 5 5 गया, और यहाँ पर 3 माइनस 2 तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हम डेसिमल डाल के ये करेंगे तो 25 2 ज़ा होता है 50, राइट। सो इसकी जो डेंसिटी आ रही है वो आ रही है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। इस वजह से ये क्या करेगी? ये डूब जाएगी, इट विल सिंक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द फिलामेंट इन अ बल्ब मेक्स इट ग्लो। सो फिलामेंट की क्या प्रॉपर्टी उसको ग्लो करने में मदद करती है? तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक रिलेशन है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर H होता है हीट प्रोड्यूस्ड, I है करंट, R है रेजिस्टेंस, T है टाइम। ये रिलेशन मैंने क्यों दिखाया? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से तो वहां पर हीट प्रोडक्शन होता है, और जो फिलामेंट ऑफ द बल्ब है वो भी ग्लो इसी हीट प्रोडक्शन के वजह से करता है। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है तो जो फिलामेंट है उसको हमें इस मटेरियल से बनाना है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, यानी कि थोड़ी सी ही गर्मी से वो पिघल ना जाए। तो सबसे पहले हमको क्या पता चला कि जो फिलामेंट है
उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पहली वाली हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि देखिए यहाँ पर जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हीट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। सेम है कि जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही हीट प्रोडक्शन होगा, और जितना हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही जो ये रेड हॉट बनेगा और वो ग्लो करेगा। तो जो हीट प्रोडक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो क्या होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस है वो भी हाई होनी चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, ताकि ज्यादा हीट प्रोडक्शन हो और वो रेड हॉट बन के ग्लो करने लगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पर इसका भी जो हिंदी वालों के लिए है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूसेस एट हाई ऑल्टीट्यूड। तो कहा जा रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, वो जब हम ऊंचाई वाली कोई जगह पे जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ही वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। देयर इज डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड। तो जितना हम ऊपर ऊंचाई पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घटने लगती है। तो यहाँ पर असर्शन ऑन रीजन के तौर पे हमको क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा कि जो असर्शन है वो भी सही बात है। हाँ, हाई ऑल्टीट्यूड में पानी 100 डिग्री सेल्सियस के पहले ही उबलना स्टार्ट कर देती है। रीजन क्या है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है, जिस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो हाई ऑल्टीट्यूड में रिड्यूस हो जाती है। तो जो असर्शन और रीजन है दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। एक बार आप हिंदी में भी इसको पढ़ लीजिए और देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट साउंड। साउंड के बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ए में कहा गया है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडिया। तो ये बात सही है कि इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सिर्फ वैक्यूम में ये प्रोपगेट नहीं कर पाता। बी में बताया गया है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब कुछ गिने चुने वाइब्रेटिंग बॉडीज ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि गलत है। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी हुई तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट बताया गया है हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड। तो हम जानते हैं ना कि जो लाउडनेस है इट इज इक्वल टू या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा उतना ही लाउड साउंड भी होगा। ये बात सही है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन श्रिलर द साउंड। यानी कि अगर जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो हाई है तो पिच भी हाई होगी, और जो साउंड होगा वो श्रिलर होगा। तो ये बात भी सही है। तो उस हिसाब से कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही बताए गए हैं साउंड के बारे में, तो वो है ए, सी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ए, सी और डी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हिंदी वालों के लिए भी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सी और डी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्चुअल इमेज एंड अ रियल इमेज। तो अगर आपने जो लाइट चैप्टर है उसको पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर आई थिंक 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस में ही दिए गए हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ है कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने 8 तक की जो चैप्टर्स हैं लाइट की पढ़ ली है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि जो वर्चुअल इमेज है इसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, बट जो रियल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में यही डिफरेंस है। और एक चीज क्या है, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है ऑप्शन में एक बार पढ़ लेते हैं। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज मे बी इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो ऐसा तो नहीं है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। मे बी यहाँ पर बताया गया है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। वर्चुअल इमेज कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस वेयर एज रियल इमेज इज ऑफ सेम साइजेस। ये बात भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में बताया गया है वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो ये तो सही कहा है कि वर्चुअल इमेज हमको स्क्रीन पे मिलती नहीं है, while रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। ये बात भी सही है। तो अभी तक
जो पूरी सही है ये ऑप्शन नंबर 3 ही लग रहा है, इसका सही उत्तर होगा। रियल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, गलत बात। वाइल वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, ये भी गलत बात। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। सो ए बी सी के तौर पर हमको कुछ क्लू बताए गए हैं और हमको जो फोर्स है या जो भी चीज है उसको आइडेंटिफाई करना है। सो एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स यूनिट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। सो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर इस फोर्स को डालती है, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है? प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तीनों में ही मैग्नेटिक फोर्स बताया गया, फ्रिक्शन वाला तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। सो ए बी सी कहाँ पर सही तरीके से दिया हुआ है? ए है ग्रेविटेशनल फोर्स, बी है प्रेशर और सी है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बताया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव। सो इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है? सोडियम बेंजोएट, करेक्ट, ये एक प्रिजर्वेटिव है, फूड प्रिजर्वेटिव है। इनको स्क्वाश एंड जैम्स में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी स्क्वाश एंड जैम्स में इसको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि जो सॉल्ट, नमक, इसको भी हम फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो बच जाता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। 9th वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट फीजिबल। सो इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं होगा? तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछी गई है रिएक्टिविटी सीरीज से, जिसको प्रॉपरली याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन से एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक सेशन बना के रखी है, और किस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर कैसे याद रखना है उसके लिए भी एक मैंने ट्रिक बताया हुआ है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि कौन सा रिएक्शन नहीं होने वाला, वो है डी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि कॉपर का रिएक्शन हो रहा है आयरन सल्फेट के साथ। तो जो आयरन है उसकी जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो कॉपर के ऊपर है। मतलब क्या है? ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। सो कॉपर आयरन को आयरन के सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पर जो जिंक है, मैग्नीशियम है और जो सोडियम है, इस सभी का जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो सभी कॉपर के ऊपर है, जिस वजह से वो कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पाएंगे। यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन भी होगा और ये रिएक्शन भी होगा, क्योंकि जो सोडियम है उसका जो रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो वो मैग्नीशियम को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पाएगा। सो बच जाता है जो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली डी। हिंदी वाले लर्नर्स एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पढ़ के देखिए कि आपका भी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे बढ़ेंगे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है एन एलिमेंट फॉर्म्स टू डिफरेंट ऑक्साइड्स ए एंड बी। तो एक एलिमेंट है जो दो तरीके के ऑक्साइड्स बनाता है, जो कि है ए और बी। बोथ आर कलरलेस, ओडरलेस एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। अब ये जो दोनों ही ऑक्साइड्स हैं ये कलरलेस भी है, ओडरलेस भी है और ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट पे ही रहते हैं। ए इज टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड बी इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो ए जो है वो इंसान के लिए टॉक्सिक है, जहरीला है, और जो बी है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर हम ग्रीन हाउस गैस को मान के चले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो एक ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन जो एलिमेंट है वो एक और ऑक्साइड बनाता है जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इंसान के लिए बहुत ही टॉक्सिक है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसी के चलते ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो हमको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो ए और बी क्या होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है कि एक है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि टॉक्सिक टू ह्यूमंस है, और दूसरा है ग्रीन हाउस गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि इस सेशन से भी आपका प्रॉपर रिवीजन हुआ होगा, आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। ये आपके लिए एक लाभदायक सेशन रहा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।